जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज से स्टार्ट हो रही है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी काव्य की क्लासेस। इसमें सिलेबस दिया है आपका हिंदी साहित्य, जो कि आधुनिक काल कवि और आदिकाल कवि सबका इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। और आपके सिलेबस में है कि आदिकालीन कवि, भक्तिकालीन कवि, रीतिकालीन कवि और आधुनिक कालीन कवियों और छायावादेतर कवियों सबके बारे में पढ़ना है। और उनकी कुछ चुनी हुई रचनाएँ हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सर्वप्रथम किसी की रचना के बारे में पढ़ने से पहले आपको उसका जीवन परिचय पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, जो कि आपके सिलेबस में भी है और आपके पेपर में सीधे-सीधे जीवन परिचय से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए हम सर्वप्रथम जीवन काल पढ़ेंगे आदिकालीन कवियों का, जिसमें सर्वप्रथम आते हैं विद्यापति जी। आपके सिलेबस में आदिकाल में 3 आदिकाल के कवि हैं। एक हैं ये विद्यापति जी और गोरखनाथ जी और अमीर खुसरो जी, जिसमें आपकी पहली क्लास विद्यापति जी के ऊपर है। तो देखते हैं विद्यापति जी की जीवन काल के बारे में, जीवनी सब कुछ पढ़ेंगे। तो विद्यापति जी का जन्म जो है 1380 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 1460 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान क्या है, संक्षिप्त में पहले जान लेते हैं कि इनके बारे में सब कुछ संक्षिप्त में जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे विस्तार में इनके जीवन परिचय के बारे में। जन्म स्थान इनका है बिस्पी गांव, दरभंगा जिले के जरैल परगना गांव में, जो कि बिहार में है। और इनके पिता का नाम क्या था, गणपति ठाकुर। पति का क्या नाम था, पत्नी जो थी इनकी वो चंदन देवी थी। और पुत्रों के नाम इनके वाचस्पति ठाकुर और हरिपति ठाकुर और नरपति ठाकुर, 3 पुत्र थे। और एक पुत्री थी जिनका नाम था दुल्लही। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था पंडित हरि मिश्र। ग्रंथ इन्होंने 14 ग्रंथ की रचना की है। विद्यापति जी ने कुल 14 ग्रंथ की रचना की है, जिसमें से कीर्ति पताका, कीर्ति लता एवं पदावली ये सब बहुत ही प्रसिद्ध उनके रचनाएं हैं। और इनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई थी, अभिनव जयदेव ने दिया था। अब विद्यापति जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से जानेंगे। विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी गांव में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम गणपति ठाकुर था तथा इनके माता जी का नाम चंदन देवी था, नौ देवी लिखा गया है, चंदन देवी था। तथा इनका परिवार विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, मतलब वो अपने क्षेत्र में माने जाने थे। इनके परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा विद्या और ज्ञान वाले थे, इन लोगों का ज्ञान के मामले में प्रसिद्ध थे। और इनके जन्मकाल के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है, बताया जाता है जो भी आपको बताए हैं हम संक्षिप्त में। और ये मिथिला नरेश शिव सिंह के घनिष्ठ मित्र थे और राज कवि भी थे और सलाहकार भी थे उनके, मतलब जो नरेश शिव सिंह जी थे वहाँ के राजा थे, उनके क्षेत्र के राजा के बेटे या राजकुमार मान सकते हैं। इन्हें महाकवि कोकिल भी कहा जाता है। इनको महाकवि कोकिल की उपाधि मिली है। अब जान लेते हैं इनके शिक्षा के बारे में। ये बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, मतलब बुद्धि बचपन से ही इनकी तेज थी, पढ़ाई में लगती थी। और इनके जो भी प्रश्न थे इनसे लगता था कि यह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं। ये साहित्य, संगीत, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, न्याय, भूगोल के विद्वान थे। उन्होंने एक ही क्षेत्र में नहीं, लगभग बहुत से क्षेत्रों में विद्वानता प्राप्त की थी, जैसे कि साहित्य में, संगीत में, ज्योतिष में, दर्शन में, इतिहास में, न्याय, भूगोल के विद्वान थे। इसके अलावा इन्हें कई समकालीन भाषाओं, उपभाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने बहुत सारी भाषाएं भी सीखी हुई थी, एक ही भाषा नहीं, बहुत सारी भाषा और उपभाषाओं का ज्ञान था। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में देख लीजिए। वैसे तो विद्यापति जी ने बहुत सी रचनाएं की हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रसिद्ध जो हैं वो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और विद्यापति, पदावली, गंगा वाक्यावली, पदावली और कीर्तिलता की इनकी अमर रचनाएं हैं। जो कीर्तिलता ये सब जितनी बताई गई हैं, कीर्तिलता, पदावली, ये सब इनकी अमर रचनाएं हैं। बहुत ही ज़्यादा इनकी यह फेमस हो गई हैं, इनकी जो भी कीर्तिलता, पदावली, गंगा वाक्यावली, विद्यापति, पदावली। अब इनके साहित्यिक जीवन के बारे में जानते हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या थी इनकी साहित्य में। साहित्य में इनकी रुचि बहुत अच्छी थी। इन्हें संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत का भी, अपभ्रंश और मैथिली तीनों भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि हैं, मतलब आदिकाल में भी इनका कुछ साहित्य है और भक्तिकाल में भी, इसलिए इन्हें आदिकाल और भक्तिकाल के संत कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर लौकिक प्रेम को अभिव्यक्ति दी है। प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि इनकी काव्य प्रतिभा और कल्पनाशीलता की परिचायक है। मतलब जो भी इनकी रचनाएं प्रकृति से संबंधी हैं, उनमें प्रकृति की मनोहर छवि जो जिस प्रकार से इन्होंने उल्लेख किया है, उसको देखकर उनकी काव्य प्रतिभा और कल्पनाशीलता का पता चलता है। तथा इनकी जो कीर्ति कला और कीर्ति पताका दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा के रूप में देखने को मिलती है। जो इनकी कीर्ति कला और कीर्ति पताका जो है इनकी रचना, वह दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा के रूप में देखने को मिलती है। पदावली के पद में भक्ति और श्रृंगार है। इनकी जो पदावलियाँ हैं, उनके जो पद हैं उसमें भक्ति और श्रृंगार है। और ये पद इनकी प्रसिद्धि का आधार है। जो इनके पद हैं वही इनकी प्रसिद्धि का आधार है, क्योंकि उसमें भक्ति और श्रृंगार बहुत ही अच्छी
श्रेणी में प्राप्त होते हैं। आज भी तीज त्योहार पर इनके ये पद गाए जाते हैं। जो पद इन्होंने कीर्ति कला और कीर्ति पताका में लिखे हुए हैं, लगभग और जितने भी पद हैं, उनको आज भी तीज त्योहार पर कुछ पद ऐसे हैं जो आज भी गाए जाते हैं। ये तो आपने जान लिया विद्यापति जी के बारे में हमारे संक्षिप्त नोट से। अब आपकी बुक में कुछ दिया गया है, उनकी कहानी, जो उनकी कैसे वो काव्य में आए, साहित्य में आए, उसके बारे में जान लीजिए। उनकी रुचि किस किस चीज़ में थी। विद्यापति का काव्य संसार विशाल था। जो भी काव्य संसार वो अपना बनाए हुए थे अपने मन से, वह बहुत ही विशाल था। वे गंगा नदी के बहुत बड़े भक्त थे। हालांकि उनका जो घर था वह गंगा नदी से काफ़ी दूर था। जो उनका घर था वो गंगा नदी से दूर था, लेकिन वह गंगा नदी के बहुत बड़े भक्त थे। वह गंगा स्नान के लिए उनका मन हमेशा लालायित रहता था। मतलब हमेशा उनकी आकांक्षा यही रहती थी कि वह जाएं और गंगा में स्नान करें। उनकी भक्ति के संबंध से में कहा जाता है कि वे जब गंगा नदी में स्नान करते थे तो गंगा से इस बात की क्षमा भी मांगते थे कि उनके पैरों से गंगा जल का स्पर्श हो गया। जब वह नहाने के लिए गंगा नदी में प्रवेश करते थे तो सर्वप्रथम वह माफ़ी मांगते थे कि गंगा नदी से कि मेरे पैर आपके ऊपर पड़ गए हैं, माफ़ कर, मतलब उससे माफ़ी मांगते थे माता गंगा जी से। वे गंगा से प्रार्थना करते थे कि उनकी मृत्यु जब भी हो गंगा किनारे हो। गंगा नदी के वो इतने बड़े भक्त थे कि वो हमेशा चाहते थे जब भी उनकी मृत्यु हो, मतलब, तो वह गंगा नदी के किनारे हो, गंगा की शरण में हो। और कहा भी जाता है कि उनकी मृत्यु के समय गंगा नदी दिशा बदलकर उनके पास पहुंच गई थी। लोगों का मानना है और वो कहते भी हैं, कहा भी जाता है कि जब वह उनकी मृत्यु जिस जगह पर हुई थी तो गंगा नदी अपनी दिशा बदलकर उनके पास पहुंच गई थी। विद्यापति भक्ति और श्रृंगार रस के कवि थे। जैसा कि आपको बताया हमने कि उनके पदों में भी भक्ति और श्रृंगार ही रस ही दिखाई देता था। उनकी अमर रचनाओं में मैथिली भाषा की पदावली और गोरक्षा विजय नाटक का विशेष महत्व था। इस ग्रंथ पर उन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी। तो आपको क्या जानने को मिलता है कि जो ये गोरक्षा विजय नाटक है, विशेष ग्रंथ है, इसी ग्रंथ पर उन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी। न केवल मैथिली में बल्कि संस्कृत में भी उनके अनेक रचनाएं हैं। उनमें पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, गंगा काव्यावली, दान वाक्यावली, विभा सागर आदि प्रमुख हैं। ये कुछ पुराण संग्रह हैं, भू परिक्रमा, गंगा काव्यावली, दान वाक्यावली, विभा सागर, ये सब उनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं। हमने यहाँ तक देख लिया कि उनकी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो कवि कोकिल मैथिल शिरोमणि विद्यापति अपनी रचनाओं एवं अलौकिक काव्य शक्ति के लिए जन जन के दिलों पर छाए हुए थे। उनकी रचनाएं इतनी अलौकिक और काव्य शक्ति उनमें थी कि वह जन जन के दिलों पर छा गए थे। उनकी याद युगों युगों तक रहेगी। जैसे लोग कहते भी हैं कि जो जिनकी कलम में ताकत होती है उनको लोग बहुत युगों युगों तक याद करते हैं। उन्होंने ऐसा काव्य लिख दिया है कि उनको लोग युगों युगों तक याद करेंगे। गेय शैली में रचित उनके गीत पदावलियों में भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय है। लोक भाषा और लोक शैली और गेय होने के कारण उनकी रचनाएं लाखों लाख कंठों में बसी हुई हैं। उनकी रचनाएं हमारे लिए विरासत और धरोहर हैं। तो ये आपने जाना विद्यापति जी के बारे में, जो कि आपके आदिकाल कवि के में एक इनका सिलेबस था। अभी 2 कवि बाकी हैं। तो आगे सभी कवियों के बारे में तथा उनकी रचनाओं का विस्तृत वर्णन अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, जिससे इस वीडियो का वह भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।